हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। इसमें क्या है कि हमें जो इक्वेशन दे रखी है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट वो मॉड में दे रखी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कहा है या तो इसका एक ही रूट हो, या फिर सम ऑफ रूट्स -1 हो, या फिर रूट्स को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो -4 आए, या फिर इसके 4 रूट होंगे। तो हमें बताना है इसका आंसर क्या होगा। इक्वेशन कुछ दे रखी है इस टाइप से, देखो। तो देखो, इसमें इक्वेशन हमें दी है मॉड x का स्क्वायर प्लस मॉड x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करोगे, लेट कर लो, मतलब मान लो मॉड x को अल्फ़ा या कुछ भी मान लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस 6। अब इसके रूट्स आपको करने आने चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा माइनस 6 इज इक्वल्स टू, मैंने डायरेक्ट कर दिया। ये चीज़ आपको आनी चाहिए खुद ही। ठीक है, क्योंकि बचपन में सीखते हैं हम इसको, क्लास 8th स्टैंडर्ड का है ये। तो ये क्या हो गया, अल्फ़ा कॉमन लिया तो अल्फ़ा प्लस 3 आया, माइनस अल्फ़ा कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया तो अल्फ़ा प्लस 3 आ गया इज इक्वल्स टू 0। अल्फ़ा प्लस 3 यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया तो अल्फ़ा माइनस 2 बचेगा इज इक्वल्स टू 0। तो अल्फ़ा की वैल्यू या तो -3 होगी, अल्फ़ा की वैल्यू या फिर 2 होगी। अल्फ़ा का मतलब क्या है, मॉड एक्स। मॉड एक्स की वैल्यू या तो -3 होगी, मॉड एक्स की वैल्यू या फिर 2 होगी। जब भी मॉड एक्स की वैल्यू हम निकालते हैं वो कभी भी नेगेटिव आ ही नहीं सकती है। मॉड जब भी हम अप्लाई करके कोई वैल्यू बताते हैं तो ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। मॉडुलस का मतलब क्या है, जो भी वैल्यू उसको पॉजिटिव कर दे। तो ये चीज़ तो पॉसिबल है ही नहीं, सिर्फ ये पॉसिबल है। अगर मॉड एक्स इज इक्वल्स टू 2 है तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। अगर आप x की वैल्यू -2 रखते हो तब भी 2 मिलेगा, अगर आप x की वैल्यू 2 रखते हो तब भी 2 मिलेगा। तो यानी x की पॉसिबल वैल्यूज़ प्लस और -2 है। तो हमारे पास रूट्स कितने हैं, x की वैल्यू कितनी आई है इस इक्वेशन के लिए, +2 -2। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये इक्वेशन है, ओनली वन रूट नहीं, सम ऑफ रूट्स -1। अगर आप +2 -2 को ऐड कर देते हो, क्या -1 आएगा, नहीं आएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एक है रूट +2, एक है रूट -2, अगर दोनों के मल्टीप्लाई कर देते हो तो -4 आएगा। यानी मूलों का गुणनफल या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट -4 आ रहा है। दैट मीन्स सी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें कहा है द वैल्यू ऑफ पी की वैल्यू बतानी है, जिसके लिए क्या हो, फॉर विच द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के जो भी रूट्स हैं, रूट्स का स्क्वायर करो फिर उसका सम करो, और वो चीज़ जो होनी चाहिए मिनिमम होनी चाहिए। तो अगर इसके रूट्स अल्फ़ा हैं और बीटा हैं, हमने अपनी तरफ से मान लिए, तो इनका अगर स्क्वायर करते हो दोनों का और फिर ऐड करते हो तो ये चीज़ जो होनी चाहिए मिनिमम होनी चाहिए। तो हमें एक चीज़ पता होती है क्या, अगर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो वो क्या होता है, ये होता है। तो देखते हैं ये चीज़ इसमें अप्लाई भी होगी या नहीं होगी। अगर ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो इसमें हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, यानी रूट्स का सम तो हम इससे निकाल सकते हैं। क्या हो जाता है, माइनस एक्स का कोफिशिएंट, अगर माइनस करोगे एक्स का कोफिशिएंट यानी माइनस एक्स का कोफिशिएंट ये दे रखा है, अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, या फिर हम कह देंगे कि p -2 है ना। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब है यहाँ पर जो कांस्टेंट है क्या है, -p+1 अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, या फिर 1 - p लिख दो। अब अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू इसमें रखो तो ये कुछ मिलेगा हमें, वही हम यहाँ करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने p -2 यहाँ रखी, p -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा का मतलब है 1 - p। तो इसको एक्सपेंड कर दो, p स्क्वायर प्लस 4 -4 अल्फ़ा 4p इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 -2p। इन दोनों चीज़ों को इधर लेके आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर -2p, ये और ये सॉल्व होगा, और 4 -2 +2 हो जाएगा इधर, और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी। तो इसे हम जब भी हमें, इसने क्या कहा है, इसकी आप मिनिमम वैल्यू निकालो। अगर इसकी हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो जो भी ये एक्सप्रेशन दे रखा है, 1 2 3 टर्म्स हैं इसमें, तो इस 3 टर्म्स हैं इसमें। ठीक है, कितनी है, 1 2 3 टर्म्स इसके अंदर हैं। तो इसे कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर लो ताकि जो p है वो सिर्फ एक टर्म में आए। तो मैंने क्या किया, p स्क्वायर -2p +1 +1 अलग कर दिया, 2 को लिखा +1 +1। ठीक है, इस चीज़ को मैं क्या लिख सकती हूँ, p -1 का होल स्क्वायर +1, इस चीज़ को लिखा ये। तो अब मैंने इस चीज़ को एक ऐसी टर्म में, मिनिमम मैक्सिमम ऐसे इसका नहीं बता सकते। ठीक है,
ऐसे इसका नहीं बता सकते हैं। तो जब भी इसका मिनिमम मैक्सिमम बताना होता है हम क्या करते हैं, जिसमें इसमें दो जगह पी मतलब एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म इसके अंदर हैं, तो दो में पी दिख रहा है, ठीक है। तो हम इसे अगर मैक्सिमम मिनिमम इसका निकालना चाहते हैं तो पी वाली जो टर्म है वो एक में ही आनी चाहिए। अब मैंने इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया, एक टर्म ये है, दो टर्म ये है ना, दूसरी टर्म ये है, तो यहाँ पर पूरे के पूरे में सिर्फ एक ही टर्म में पी आ रहा है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, अगर आप इसकी वैल्यू 1 रखोगे तो पूरे फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी। कब, जब p बराबर 1 रखते हैं तो पूरे फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है। अगर आप इसकी वैल्यू 0 रखोगे तो 2 आ जाएगी। मतलब हमारे पास ये हो गया p माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अगर p की वैल्यू मैं 1 रख दूँ तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 आएगा, तब इतना आ रहा है। अगर p की वैल्यू आप 1 रखोगे, 2 रखोगे तो फिर 1 + 1 2 आ जाएगा, वो तो नहीं हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए, इसकी मिनिमम वैल्यू। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू हमें चाहिए तो ये चीज़ जो होगी कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, नेगेटिव तो ये कभी हो नहीं सकती। तो इसकी कम से कम वैल्यू रख दो ना, ये तो इतना ही रहेगा। इसकी कम से कम वैल्यू आप क्या रख सकते हो, p माइनस 1 के होल स्क्वायर की कम से कम वैल्यू 0 रख सकते हो, है ना। तो p माइनस 1 0 हो जाएगा या फिर p इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो जब p इक्वल टू 1 होगा तब इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिनिमम तब होगा जब p की वैल्यू हम 1 रखेंगे। ये कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट मैक्सिमा मिनिमा का है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ हम इतने पे जा करके ये कह सकते हैं कि एक उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं ना कि सिंगल ही टर्म में p आए बस। तो जैसे हमने इसमें कन्वर्ट किया तो p माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अब ये देख लो, ये जब भी किसी चीज़ का होल स्क्वायर होता है तो कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। तो जब इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है तो फिर हम कहेंगे कि अगर इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी तो पूरा फंक्शन सबसे कम वैल्यू ही देगा, है ना। तो यानी अगर हम p को 1 रख देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, फिर 1 मिलेगा जो कि इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। क्या होगी, मिनिमम, ना कि मैक्सिमम, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो p इक्वल्स टू 1 पर ये मिनिमम वैल्यू देगा, ठीक है। कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इनका मैक्सिमा मिनिमा कैसे होता है। तो ये चीज़ें कुछ अलग हैं, जो मैक्सिमा मिनिमा का अलग टॉपिक है, ठीक है। वो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं, काफ़ी कुछ उसमें होता है। तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पे ये वाला पॉइंट ही मैंने आपको यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 देखते हैं। इसमें क्या कहा है कि वो कंडीशन बतानी है दैट द इक्वेशन, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दोनों का कोई कॉमन रूट है। तो इसको हम कैसे करते हैं, या तो आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए या फिर हम क्या करते हैं, देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये है, सेकेंड इक्वेशन हमारी a डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स प्लस सी डैश इक्वल्स टू 0 है। तो जब दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन है, मतलब दोनों के लिए x की एक वैल्यू सेम होगी। तो x की एक वैल्यू अल्फ़ा मान ली जो दोनों के लिए सेम है, तो अल्फ़ा जो है इसमें भी रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो x की जगह पे। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह पे अल्फ़ा रखा तो ये बन जाएगी इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में x की जगह पे अल्फ़ा रखेंगे तो ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर है, यहाँ पर अल्फ़ा है, यहाँ पर 1 है ना। तो अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा और 1। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ये वाला मेथड आपको आना चाहिए। अल्फ़ा स्क्वायर जो कॉमन होता है ना दोनों में, वो यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन था, यहाँ अल्फ़ा कॉमन था, यहाँ पे 1 कॉमन है, ठीक है। अब क्या करना है, अगर अल्फ़ा स्क्वायर के नीचे टर्म्स लिखनी है तो b इंटू सी डैश माइनस b इंटू सी इंटू बी डैश, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो ये जगह बी सी डैश माइनस सी बी डैश। अल्फ़ा के नीचे क्या लिखोगे, इसको छिपा दो। तो यहाँ से स्टार्ट करना है, इसको छिपाओ यहाँ से, 1 इंटू ए डैश, सॉरी 1 तो हमने यहाँ लिख लिया ना, तो c इंटू ए डैश आएगा माइनस सी डैश इंटू ए आएगा। 1 के नीचे क्या आएगा, इसको छिपा दो। अब देखो अल्फ़ा के नीचे क्या लिखना है, अल्फ़ा के नीचे जो आप लिखोगे तो इसको छिपा दो, अल्फ़ा वाली लाइन को, c इंटू ए डैश माइनस, यहाँ से स्टार्ट करना है, c डैश इंटू ए, तो वही यहाँ पर आ गया। 1 के नीचे क्या लिखोगे, तो इधर वाला पोर्शन छिपाएंगे क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। ये वाला पोर्शन छिपाएंगे, a इंटू बी डैश माइनस बी इंटू ए डैश, तो a इंटू बी डैश माइनस a इंटू बी डैश माइनस बी इंटू ए डैश, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसको और इसको बराबर रखते हैं तो अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू आएगी बी सी डैश माइनस सी बी डैश अपॉन ए बी डैश माइनस बी ए डैश। इन दोनों को अगर बराबर रखते हैं तो अल्फ़ा इक्वल्स टू आएगा सी ए डैश माइनस सी डैश ए अपॉन इतना आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाली अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ठीक है। तो जैसे आप ये वाला यहाँ पुट करोगे तो सी ए डैश माइनस सी डैश ए इज इक्वल्स टू बी सी डैश माइनस सी बी डैश अपॉन
ए बी डैश माइनस बी ए डैश, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, सी ए डैश माइनस सी डैश ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इससे एक पावर देखो, इसका तो हो गया होल स्क्वायर, इसकी होल स्क्वायर है, तो इससे क्या हो जाएगा, एक पावर कैंसिल, तो ये जो बचेगा इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा इसके साथ, बी इसके साथ, ये हो गया इतना, तो ये कंडीशन बनेगी। अब ऑप्शन में चेक करो कहाँ पर ये कंडीशन हमें दिख रही है। तो आप देख सकते हो कि सी ऑप्शन जो है वो इसके साथ सेटिस्फाई हो रहा है, तो यानी सी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 मोड एक्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 इक्वेशन दे रखी है। तो बताने इसके रूट्स के बारे में क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक बार तो मोड एक्स को हम प्लस एक्स रख लेते हैं, यहाँ पर प्लस एक्स रख करके इक्वेशन बनाई, एक बार इसको माइनस एक्स रखते हैं, तो जब माइनस एक्स रखेंगे तो ये प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, या फिर x कॉमन लिया तो x प्लस 2 प्लस 3 कॉमन लिया तो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, या फिर x प्लस 2 कॉमन ले लिया, x प्लस 3 बचता है, तो या तो एक बार ये 0 एक बार ये 0, तो x की वैल्यू -2 और -3 आ जाएगी, -2 -3 यहाँ से आई। अगर हम ऐसे करते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, इसके क्या कुछ फैक्टर हो सकते हैं, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहे तो माइनस बी माइनस -5 माइनस फिर x का कोफिशिएंट प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मतलब 1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और सी का मतलब 6। ये सब चीज़ें मैंने पहले लेक्चर में ही बता दी थी, ये जो फॉर्मूला टाइप है, ठीक है। उसके बाद 2 इंटू 1, ये कितना आएगा, +5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 24 अपॉन में 2, या फिर 5 प्लस माइनस 1 अपॉन में 2, या फिर 5 प्लस 1 कितना हो गया, एक बार प्लस वाला साइन लो एक बार माइनस वाला साइन लो, तो 5 प्लस 1 6/2 यानी 3, 5 माइनस 1 4/2 यानी 2। तो दो तो वैल्यूज़ ये आती हैं, दो वैल्यूज़ ये आती हैं, तो ये सारी की सारी कैसे आ रही, रियल रूट्स आ रहे हैं, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा कि हमारे पास एक्स की 2 वैल्यू यहाँ से मिली है, एक्स की 2 वैल्यू यहाँ से मिल गई है, तो चारों रियल, चारों के चारों कैसे हैं, रियल हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा आंसर कि 4 रियल रूट्स इसके हो जाएंगे, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल्स टू -4। तो कभी भी किसी भी नंबर का मॉड्यूलस नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, तो सीधी सीधी बात, नो सॉल्यूशन, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, किसी भी चीज़ का मॉड्यूलस नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो ऐसा कुछ केस पॉसिबल हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। है इसने हमें क्वेश्चन नंबर 37 में इसने कहा है कि ऑड डिग्री की कोई पॉलिनोमियल है। अगर ऑड डिग्री की कोई पॉलिनोमियल है, इक्वेशन है, तो उसके कितने रूट होंगे या रूट्स के बारे में क्या है। अगर आप ऑड डिग्री की कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन लेते हो, ऑड डिग्री की, तो हमने x की पावर 1 वाली सबसे पहले ले लेंगे, तो x की पावर 1 अगर इक्वल टू 0 कर देते हैं तो x की वैल्यू 0 ही आ जाती है। तो अगर आप सबसे कम पावर की यानी अगर 1 पावर की एक पॉलिनोमियल ये ले लेते हो, तो ये भी क्या है, एटलीस्ट इसका एक रूट तो होगा ही, तो वही बात है, ऐसा नहीं हो सकता कि इसका एक भी रूट ना हो, ठीक है। इक्वेशन है x की पावर 1 इक्वल टू 0, तो एक इक्वेशन है, इसका क्या है, रूट, x की वैल्यू 0 जो है इसका क्या है, एक रूट है। तो यानी अगर आप x की पावर 1 वाली कोई इक्वेशन लेते हो, एटलीस्ट उसका एक रूट तो होगा ही होगा, ठीक है। तो नो रियल रूट गलत बात, ओनली 1 रियल रूट ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप, इसने कहा ना ऑड पावर वाली लेनी है, तो अगर आप x की पावर 3 लोगे तो उसके 3 रूट्स आएंगे, ठीक है। तो ओनली 1 रियल रूट ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, उसके कितने भी रियल रूट हो सकते हैं। x की पावर 3 वाली अगर आप कोई भी इक्वेशन बनाओगे पूरी, तो मे बी उसके तीनों के तीनों रियल हो, मे बी उसका एक रियल हो, 2 इमेजिनरी हो, ठीक है। तो एटलीस्ट 1 रूट तो होगा ही होगा, 1 रियल रूट, कम से कम एक रियल तो आपको मिलता ही मिलता है हमेशा, ठीक है। दिया है 1 रूट ऑफ द इक्वेशन 10x इक्वल्स टू x, 10x इक्वल्स टू x आपको सॉल्व करना है। मतलब जो भी आप x की वैल्यू रखोगे, जो भी आप x की वैल्यू रखोगे वही 10x की वैल्यू। तो ऐसा कब होता है, ऐसा तभी हो सकता है जब x की वैल्यू आप 0 रखोगे। अगर x की वैल्यू 0 रखोगे, यहाँ भी 0, तो दोनों साइड बराबर आएंगी, क्योंकि 10 0 भी 0 होता है और 0 इधर है ही, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर पाई रखते हो तो 10 पाई की वैल्यू हो जाती है आपकी 0, और इधर पाई, तो 0 इज़ नॉट इक्वल टू पाई। अगर यहाँ 90 रखते हो तो 10 90 अनडिफाइन हो जाता है, और इधर 90 आ जाएगा, तो वो चीज़ भी बराबर नहीं है। तो x की वैल्यू 0 यहाँ रखोगे तो 10 0 इज इक्वल्स टू 0 ही आएगा, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में कहा है कि ये जो इक्वेशन हमें दे रखी है, ये जो इक्वेशन है, इसका वास्तविक मूल मतलब इसका कोई भी रियल रूट बताना है, इस इक्वेशन का हमको रियल रूट बताना है। तो
क्या है ये x³ माइनस 6x प्लस 9। अगर इन सब में से कोई भी एक इसका रियल रूट होगा तो वो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। x की जगह आप -6 पुट करके रखो तो क्या होगा, ये बनेगा। देख लो 0 आता है नहीं आता है। ये आएगा -216 प्लस 36 प्लस 9। क्या ये 0 के बराबर हो जाएगा? नहीं होगा। -9 रखो x की जगह पे, तो जब -9 रखोगे -6 इंटू -9 प्लस 9, तो क्या ये 0 के बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा -729 प्लस 9 6 54 प्लस 9, ये भी 0 के बराबर नहीं होगा। 6 रखोगे, अगर 6 रखते हो तो ये हो जाएगा 216 माइनस 6 इंटू 6 प्लस 9, तो क्या ये 0 के बराबर होगा? नहीं होगा। ठीक है, अगर -3 रखते हो तो अगर यहाँ पे -3 रखते हो तो क्या हो जाएगा? -27 माइनस 6 इंटू -3, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं है। ये -27 36 18 -18 प्लस 9, ठीक है, प्लस 18, तो ये तो 0 हो जाता है। तो अगर इस इक्वेशन का कोई भी एक रियल रूट है, इन चारों में से कोई एक रियल रूट है, तो वैल्यू उठा करके इसमें पुट करके देखते चले जाओ। -3 रखोगे तो -3 इसको सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में कहा है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अल्फा बीटा। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं अल्फा बीटा है, तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो इस चीज़ की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो इसे आप ऐसे नहीं लिख सकते, अल्फा प्लस बीटा एलसीएम ले लो ये, और इस इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा रूट है तो रूट्स का सम क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट विद माइनस साइन अपॉन x² का कोफिशिएंट, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो -4/3 हो गई। उसको डिवाइड किससे करना है? अल्फा इंटू बीटा से करना है। अल्फा इंटू बीटा 7/3 हो जाएगा, तो अल्फा बीटा 7/3 है तो इसकी वैल्यू 7/3 रख देंगे, इससे कैंसिल, -4/7 आंसर। क्या किया भाई, इस चीज़ को सॉल्व कर लो। बीटा यहाँ हो जाएगा, अल्फा यहाँ, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा आएगा। ये रूट्स का सम है, ये रूट्स का प्रोडक्ट है। रूट्स का सम क्या होगा? एक्स का कोफिशिएंट अपॉन x² का कोफिशिएंट और नेगेटिव साइन और यूज़ करो। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? कांस्टेंट अपॉन x² का कोफिशिएंट यानी 7/3, तो इसकी वैल्यू -4/3, इसकी वैल्यू 7/3, 3 से 3 कैंसिल, -4/7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये दे रखा है आर अल्फा बीटा, तो ax² प्लस bx प्लस c के जो रूट्स हैं अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आएगा? -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आएगा? c/a। ठीक है, तो इसने कहा है कि हमें एक ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स 1/अल्फ़ा 1/बीटा होंगे। तो ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स 1/अल्फ़ा होना चाहिए और 1/बीटा होना चाहिए। हमारे पास ऐसी इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फ़ा बीटा है, तो क्या होगा? अगर वो इक्वेशन y में है तो y² माइनस सम लिखेंगे ऑफ रूट्स इंटू वाई प्लस प्रोडक्ट लिखेंगे इज इक्वल्स टू 0। तो y में हम वो इक्वेशन बना देते क्योंकि ऑप्शन में सारे क्या लिखे हैं? x और y में ही। तो जब आप दूसरी इक्वेशन बना रहे हो जिसके रूट्स 1/अल्फ़ा 1/बीटा होंगे तो उसका वेरिएबल भी तो अलग ही होगा, है ना। या फिर अगर आप सेम ही लिखना चाहते हो तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे भी माइनस वाले दिख रहे हैं, तो चलो करके देखते हैं। हमने क्या किया कि अगर एक इक्वेशन ये है, इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा है, ठीक है, तो हमने इसके रूट्स का सम, इसके रूट्स का प्रोडक्ट निकालिए, ये दोनों आ गई। अब ये रूट वाली इक्वेशन तो हमारे पास ये है, अब इन रूट वाली इक्वेशन बतानी है तो हमने y में मान ली, ठीक है। तो y² माइनस इन दोनों का यहाँ पे क्या लिखना है? सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मतलब इन दोनों का सम, क्योंकि जो इक्वेशन हमने बनानी है उसके रूट्स ये हैं, तो इनका सम क्या होगा? 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, y प्लस प्रोडक्ट क्या होगा? 1/अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कह सकते हैं y² माइनस ये हो जाएगा, अगर इसे सॉल्व करोगे, बीटा माइनस अल्फ़ा, बीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा बीटा, y प्लस 1/अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 0। y² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो -b/a है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह रख दिया हमने -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू c/a है, तो यहाँ पे रखा c/a प्लस 1/c/a, इसको करेंगे तो ये c/a ऐसे आ जाएगा। ठीक है, a से a कैंसिल हो गया, तो इसे हम कह सकते हैं y² प्लस b/c, y यहाँ पर था, प्लस a/c इक्वल्स टू 0। पूरे को अगर c से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगी cy² प्लस by प्लस a इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगी हमारी नई इक्वेशन। तो ऑप्शन में देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? cy² प्लस by प्लस a इक्वल्स टू 0। अगर आप इसे चाहो तो डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, कैसे कि अगर ये इक्वेशन है, इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा है, a b c ऐसे चल रहा था, x² के साथ a था, फिर x के साथ b, फिर कांस्टेंट c हो गया। तो अगर रूट्स को आप रेसिप्रोकल कर दोगे, रूट्स को अगर आप उल्टा करोगे, 1/अल्फ़ा 1/बीटा करते हो, तो जो इक्वेशन होगी हमारी वो क्या हो जाएगी? c तो आ जाएगा सबसे पहले,
y में बना रहे इक्वेशन, c तो आ जाएगा सबसे पहले, फिर b आएगा, फिर a आएगा। तो ऐसे याद आप कर सकते हो, आएगा पॉजिटिव ही पूरे में, है ना। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस, इसका सॉल्यूशन सेट बताना है। 2x + 3 के मॉड इज ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, इसका सॉल्यूशन सेट बताना है। तो हम कहेंगे क्या कि एक बार तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव, तो ये तो ग्रेटर देन 5 है ही। एक बार इसी चीज़ की वैल्यू अगर हम नेगेटिव लें, मॉड का मतलब क्या है, एक बार इसको पॉजिटिव रखो, एक बार इसी चीज़ को नेगेटिव रखो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 2x + 3 इज़ ग्रेटर देन 5, तो 2x इज़ ग्रेटर देन 2 या x इज़ ग्रेटर देन 1 आएगा। एक तो चीज़ यहाँ से मिल गई। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये है हमारा 2x + 3 इज़ लेस देन -5। दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये साइन बदल जाता है, ठीक है। तो 2x लेस देन -8 या फिर x इज़ लेस देन -4। x की जो वैल्यू है इस पर देख लो, -4 बना लो, 1 बना लो, -4 इधर होगा, 1 इधर होगा। x की वैल्यू -4 से छोटी है, तो x की वैल्यू -4 से छोटी है तो इधर जाएगी, यानी -∞ से -4 जा रहा है, ठीक। दूसरा x इज़ ग्रेटर देन 1 है, x इज़ ग्रेटर देन 1 है तो ऐसे जाएगा। अब इक्वल टू 1 तो है नहीं, तो 1 से बड़ी, ठीक है। तो x की वैल्यू या तो इसमें होगी या फिर इसमें होगी, दोनों का यूनियन कर दो, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, इक्वल तभी हो सकते हैं जब b² - 4ac 0 होता है। तो x² का कोफिशिएंट a होगा, वो इतना दे रखा है, x का कोफिशिएंट b होता है, इतना दे रखा है, c जो होता है वो 1 दे रखा है कांस्टेंट, ठीक है। तो क्या होता है, b² - 4ac अगर 0 के बराबर होता है तभी जो होता है क्या होता है, रूट्स इक्वल होते हैं। रूट्स इक्वल होते हैं तो हमें m की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो b का मतलब क्या है, m + 1, उसका स्क्वायर कर देंगे, -4 × a का मतलब है 4 + m, c का मतलब 1 है, इक्वल टू 0। तो ये आएगा m² + 1 + 2m - 16 - 4m इज इक्वल्स टू 0। तो m² - 2m - 15 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा m² - 5m + 2m 3m - 15 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टर कर लेना 5 × 3 इसके, ठीक है। तो m - 5 + 3m - 5 इज इक्वल्स टू 0। तो m - 5 कॉमन लिया, m + 3 यहाँ पर आएगा, दोनों 0, या तो ये 0 या फिर ये 0। तो m की वैल्यू एक तो 5 आ जाती है, m की वैल्यू एक -3 आ जाती है। तो यहाँ से ऑप्शन देखते हैं क्या दे रखे हैं, m की वैल्यू में 5 to 4 दे रखा है। तो ऑप्शन हमारा कितना आया है, 5 आया है, तो 5 वाला यानी ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मैंने पूरी वीडियो बना रखी है इस वाले टॉपिक पर। फैक्टर या रिमाइंडर थ्योरम करके अगर आप थोड़ा सा भी ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको मिल जाएगा। अभी कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाई थी। x - 1 अगर इसका कोई फैक्टर है, तो जब भी फैक्टर होता है, इसका फैक्टर अगर ये है तो x की वैल्यू पूछी गई है, इसका फैक्टर अगर ये है तो इसको 0 के बराबर रखोगे, x की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू 1 इसमें रखने पर ये 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 1 इसमें रखने पर 0 हो जाएगा। तो k की जो भी वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आपको खुद ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या आपसे क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ। 44 क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन अभी हमने किया है, क्या करना था इसमें, mod x + 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10 दे रखा है। तो इसका मतलब है x + 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10 कर दो और एक बारी -x + 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10 कर दो। बस दोनों को सॉल्व करना है। x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 7 आ जाएगा, यहाँ से दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई जैसे ही आप करोगे तो x + 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू -10 हो जाएगा। जैसे ही इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करोगे साइन बदल जाता है, तो x इज़ लेस देन इक्वल्स टू -13 हो जाएगा। अब आओ इस पर, x की वैल्यू -13 यहाँ होगी, 7 यहाँ होगी, वही नेगेटिव इधर होगा लेफ्ट में, पॉजिटिव राइट में होगा। x की वैल्यू 7 से बड़ी है तो इधर आएगा, यानी 7 to ∞, और यहाँ पर 7 भी है, इक्वल लगा हुआ है, दैट मीन्स 7 भी है, तो ये वाला ब्रैकेट, ठीक। x इज़ लेस देन -13, लेस देन इक्वल्स टू -13, तो -13 के इक्वल भी है, तो यानी ये वाली -13 से छोटी इधर ही तो होंगी, तो क्या होगा, ये हो जाएगा -∞ से -13, एक तो ये होगा और एक ये होगा, इन दोनों का यूनियन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो होगी इन दोनों में बिलोंग करेगी, तो सी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाए सिर्फ आपको इन दो चीज़ों में इस तरीके से ब्रेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी रियल सॉल्यूशन आर देयर फॉर द इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन के लिए कितने रियल सॉल्यूशन होंगे, रियल होने चाहिए। क्या इक्वेशन, x की पावर 4 - 2 इक्वल्स टू 0, तो x की पावर 2 का स्क्वायर लिख दिया, x की पावर 4 को हमने ये लिखा और 2 को लिखा √2 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो लिख सकते हैं x की पावर 2 - √2, a² - b² इक्वल्स टू a + b a - b। तो
एक बार तो दोनों को ऐड करके लिख दिया, इसका स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो एक बार तो इसको और इसको ऐड करके लिखा और एक बार एक्स स्क्वायर माइनस √2 इक्वल्स टू 0। इसको 0 रखोगे या फिर इसको 0 रखोगे, जब इसको आप 0 रखोगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस √2 आएगी। क्या आएगी? माइनस √2। ठीक है, x निकालोगे तो अंडर रूट माइनस √2 आएगा। अंडर रूट के अंदर जब भी माइनस आ जाता है तो वहाँ से आपको कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो ये ऑप्शन कट कर देंगे। ठीक है, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। जब आप इसको 0 के बराबर रखोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू √2 आएगा, या फिर x इज इक्वल्स टू आएगा प्लस माइनस √2। क्या आएगा? प्लस माइनस √2। ठीक है, तो यहाँ से कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? √2 प्लस माइनस, यानी कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? हमें 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, या फिर इस चीज़ को आप ऐसे लिख दो, थोड़ा अटपटी सी लग रही है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 की पावर 1/2, दोनों साइड में अगर स्क्वायर रूट करोगे या दोनों साइड में पावर 1/2 करोगे तो इधर x आ जाएगा और इधर पावर 1/4 हो जाएगी और प्लस माइनस में आएगा, तो प्लस माइनस करके 2 हमें यहाँ से रियल सॉल्यूशन इसके मिलेंगे। 2 की पावर 1/4 तो एक रियल नंबर ही है ना, तो यहाँ से हमें 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, तो 2 सॉल्यूशन यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 में कहा है कि साइन थीटा कॉस थीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के। जब साइन थीटा कॉस थीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो ए बी सी इन चारों में से कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ये हमने बताना है। तो हमारी जो इक्वेशन है वो कुछ इस टाइप की है, ax² माइनस bx प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। एक रूट इसका साइन थीटा है और दूसरा रूट इसका कॉस थीटा है, तो जब दोनों रूट्स को ऐड करेंगे तो b/a आएगा, माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन a आता है, माइनस एक्स का कोफिशिएंट यानी माइनस b/a तो प्लस b/a आ जाएगा, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यानी रूट्स का प्रोडक्ट करेंगे तो c/a आएगा। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से मिल गया। अब हम सोचो इसमें क्या कर सकते हैं कि ए बी सी में कोई कंडीशन बन जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर मैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर दूँ, फर्स्ट वाली इक्वेशन का अगर होल स्क्वायर करूँ तो ये आएगा। इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा आएगा इज इक्वल्स टू b²/a²। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है, तो यहाँ पर आ गया 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू c/a है, तो c/a इक्वल टू b²/a²। पूरी इक्वेशन को a² से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ a² आ जाएगा, प्लस इसको a² से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 2ca आएगा इज इक्वल्स टू b²। या फिर कह सकते हैं b² इधर लेके आ जाओ, माइनस a² माइनस b² प्लस 2ac इज इक्वल्स टू 0। तो अब मैच कर लो कौन सा ऑप्शन है इसमें। तो यहाँ पे अगर आप बी ऑप्शन देखोगे a² माइनस b² प्लस 2ac, तो यहाँ से हमें आंसर मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पहले आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता होना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हुआ, f(x) इज इक्वल्स टू अगर ये दे रखा है, f(x) इज इक्वल्स टू अगर ये दे रखा है तो ये शो करने का तरीका है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि अगर आपको कहा जाए 0 का बताना है तो 0 ही होता है। अगर 0 से लेकर के 1 के बीच की कोई भी वैल्यू, 1 नहीं 0 से लेकर के 1 के बीच की कोई भी वैल्यू पर आपको फंक्शन की वैल्यू पूछी जाएगी तो हमेशा 0 ही होगी, हमेशा 0 ही होगी। ठीक है, उसके बाद कहने का मतलब ये है कि मैं कहूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.5 बताओ, तो 0.5 यहाँ होगा, 0.5 से छोटा यहाँ -1 रखो, 0.5 यहाँ पे 0 है, ये 0.5 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर 0, तो 0 आंसर होगा। अगर मैं कहूँ 0.6 का बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा इसका आंसर, तो 0.6 यहाँ होगा, 0.6 से छोटा बट सबसे बड़ा 0 होगा, तो इसके केस में भी 0 आंसर आएगा। तो अगर मैं 0.9 भी कहती हूँ तो उससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर, उससे छोटे ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर, -2 भी इंटीजर होगा, बहुत सारे होंगे, लेकिन उस पॉइंट से छोटे इंटीजर्स में से सबसे बड़ा इंटीजर 0 है तो आंसर 0 होगा। तो 1 से पहले जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका आंसर इसी लाइन पर होगा, तो ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ x की वैल्यू 1 है, अगर x की वैल्यू 1 ये चीज़ आपसे पूछी जाए तो 1 से छोटा या फिर बराबर भी हो सकता है, तो 1 से छोटा या फिर उसके बराबर सबसे बड़ा इंटीजर 1 ही होगा, या तो कहो 1 से छोटा हो या फिर उसके बराबर ही अगर मिल जाता है तो बराबर वाले को ले लो। तो 1 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर तो नहीं मिल रहा है, मतलब 1 से छोटे तो बहुत सारे हैं लेकिन 1 के बराबर 1 खुद ही मिल रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर
1 के लिए आंसर यहाँ। अब अगर आप 1.5 रखते हो, 1.5 का आपको कह दिया जाए तो 1.5 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर 1। अगर ये 1.5 खुद ही इंटीजर होता तो यही आंसर हो जाता, लेकिन 1.5 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर 1, तो 1.5 के लिए आंसर भी क्या होगा 1। तो 1 से लेकर के 2 से पहले जितने भी नंबर्स हैं उन सब के लिए आंसर यहाँ आएगा, 1 पर आएगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ 2.5 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताना है तो क्या होगा, ये रहा 2, ये रहा 3, तो 2.5 यहाँ है। 2.5 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कौन होगा, 2, तो आंसर होगा इसका 2। अगर मैं सिर्फ 2 के लिए, अगर मैं 2 के लिए पूछती तो 2 खुद ही इंटीजर है तो 2 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वही होता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसने कहा है कि इसको आपको सॉल्व करना है और फिर इसकी वैल्यू बतानी है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, तो देखो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये दिया है कुछ इक्वेशन इस टाइप से, तो मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर को x ही मान लो फिलहाल, कि मैं बस इसके रूट्स निकालना चाहती हूँ। तो इसके अगर आप रूट्स निकालोगे तो x² - 2x प्लस -3x प्लस 6 = 0 होगा, या फिर x कॉमन ले लेंगे, x - 2 - 3 कॉमन होगा, इतना x - 2 x - 3 = 0 हो जाएगा, या फिर x की वैल्यू 2 हो जाएगी या फिर 3। ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ये काम किया है क्या ये, x का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो हम कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x = 2 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x = 3 है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आंसर कब आएगा, अगर मैं कहती हूँ कि मेरा जो आंसर आए फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x = 2 आए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x = 3 आए, ये कब आएगा, ये तब आएगा, इसे ध्यान से समझ लेना, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, तो 2 आंसर, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पर, तो 2 आंसर तब आएगा, ये वाला 2 जब फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं तो y एक्सिस पर ही तो आती है, तो वही 2 यहाँ है। तो 2 तब आएगा जब मैं 2 से लेकर के 3 के बीच की सारी वैल्यूज़, अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट लेती हूँ तो उससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर 2, तो इस पॉइंट के लिए आंसर क्या हो जाएगा ये। अगर मैं यहाँ पे कोई 2.5 लेती हूँ तो 2.5 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर 2 होगा, तो उसके लिए आंसर 2 आएगा। तो यानी 2 के लिए भी 2 ही आएगा, 2 के लिए भी 2 आएगा, तो यानी यहाँ तक का, यानी 2 से लेकर 3 तक के बीच के सारे नंबर्स के लिए, 3 के लिए नहीं, 2 से लेकर के 3 तक के सारे नंबर्स के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 ही आएगा। तो इसका अगर मैं सॉल्यूशन निकालूँ तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 2 के बराबर भी हो सकती है और 2 से बड़ी होगी और 3 से कम होगी, 3 के बराबर नहीं होगी। अब 3 कब आएगा, 3 तब आएगा जब आप 3 रखोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका 3 ही आएगा। तो यानी x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख लो, x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 3 होगी और इक्वल टू तो 3 होगी। तो अगर आप 3.5 रखोगे तो उससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर 3 ही होगा, तो यानी 3.5 के लिए भी 3 होगा। 3.6 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर 3 ही होगा, तो यानी 3 से 4 के बीच के जो भी नंबर्स हैं 3 के लिए भी 3 ही होगा, और 3 से लेकर के 4 तक के बीच के जितने भी इंटीजर्स हैं सब के लिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो 3 ही होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 3 से 4 तक, 4 शामिल नहीं होगा क्योंकि 4 के लिए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 खुद ही हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक वैल्यू ये मिलती है, एक वैल्यू ये मिलती है। इसको अगर आप लिखना चाहो तो x की वैल्यू 2 के बराबर है, 3 तक जा रही है, ऐसे लिखोगे। इसको अगर आप लिखना चाहते हो 3 के बराबर है, 4 तक जा रही है। इन दोनों को अगर आप कंबाइन करोगे तो 3 से पहले तक की सारी वैल्यूज़ यहाँ आ गई और 3 यहाँ पर आ गया। अगर इन दोनों को कंबाइन करोगे तो 2 से लेकर के 4 तक हो जाएगा। 3 तो पूरा शामिल हो गया भाई, 3 इक्वल टू यहाँ आ गया और 3 से पहली वैल्यू सारी यहाँ आ गई। तो 3 जब दोनों का यूनियन करोगे तो 3 तो ऑलरेडी शामिल हो जाएगा, तो 2 से लेकर के 4 तक की सारी वैल्यूज़ इसका आंसर हो जाएंगी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4, सी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। 2 से लेकर के 4 तक की सारी वैल्यूज़, 3 भी शामिल होगा, 3 से पहले भी शामिल होगी, बट 4 शामिल नहीं होगा। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखो कितना आसान है। कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दोनों के जो कॉमन रूट्स हैं ये इन चारों में से कोई एक ऑप्शन जो होगा इनके कॉमन रूट होगा। अगर 1 जो है इन तीनों ऑप्शन में दिख रहा है, अगर 1 इस इक्वेशन का रूट है तो 1 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब z की जगह पे जैसे आप 1 1 1 रखोगे तो ये चीज़ 0 बन जाएगी क्या, खुद सोचो। अगर ये वाला मेरा ऑप्शन आंसर इसका होता तो 1 जैसे ही मैं इसमें रखूँगी z की जगह पे तो ये चीज़ 0 बनेगी, नहीं बनेगी। तो z = 1 तो इसका रूट है ही नहीं। इसमें भी चेक करोगे तो नहीं है, तो बी ऑप्शन होगा ही नहीं। सी में भी 1 दे रखा है, डी में भी 1 दे रखा है, तो जिस ऑप्शन में 1 दे रखा है वो इन दोनों इक्वेशन का रूट होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि z की वैल्यू जैसे आप 1 रखोगे सेटिस्फाई नहीं करता, ये चीज़ 0 बन जानी चाहिए थी। राइट हैंड साइड 0 है तो 0 आना चाहिए था। तो सिर्फ यही ऑप्शन बचता है, तो यही ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। कुछ और करने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है।